हेलो एवरीवन। आज हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सेक्शन 77, 78 और 79 देखे थे चार्जेस के। तो इसके बाद का आज से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम वेरिफिकेशन पढ़ेंगे, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट पढ़ेंगे चार्जेस की, एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस के वेरिफिकेशन की। ठीक है, तो ये दो तरीके से होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया पूरी तरह से, तब इसके जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस हैं, इसका वेरिफिकेशन अंडर द सील हो सकता है, या फिर कोई भी डायरेक्टर या सीएस या फिर ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द चार्ज होल्डर वो भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन कर सकता है अदर देन द कंपनी जिसका कि इंटरेस्ट है उस मॉर्गेज या चार्ज में। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट का ऑफ चार्जेस का वेरिफिकेशन है, ये लोग ये कर सकते हैं। मतलब इसको अपन डिटेल में एक बार समझ लेते हैं कि जो कॉपी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस के, है ना, जो आपको फाइल करनी पड़ती है आरओसी के पास में विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो ये जो आप जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे फाइल करने वाले हो, इनको वेरीफाई कैसे करेंगे आप? तो इनको वेरीफाई करने का राइट किसके पास है? या तो आप अंडर द सील ऑफ द कंपनी करोगे, अगर कंपनी के पास में कोई सील है तो, या फिर आप किसी या फिर कंपनी चार्ज होल्डर का कोई डायरेक्टर या फिर सीएस या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन चार्ज होल्डर का उसको वेरीफाई कर सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं है अदर देन द कंपनी, लेकिन उसका इंटरेस्ट है मॉर्गेज या फिर चार्ज में, तो वो भी उसको वेरीफाई कर सकता है। अच्छा, अगर जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में सिचुएटेड है, चाहे पूरी तरह से हो चाहे पार्टली हो, तो यहाँ पर चार्ज होल्डर का डायरेक्टर या फिर सीएस या फिर ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड ऑफिसर, है ना, चार्ज होल्डर का, वो ही सिर्फ इस चार्ज इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज को वेरीफाई करेंगे। मतलब जब प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अवेलेबल आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तब यहाँ पर हमको एक बंदा एक्स्ट्रा मिल रहा है वेरीफाई करने के लिए, जिसका इंटरेस्ट है मॉर्गेज या चार्ज में, जो कि अदर देन कंपनी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। यहाँ पर हमें टाइम लिमिट किस चीज़ के लिए एक्सटेंड करना है कि अगर आपका जो चार्ज है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाया विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, दैट इज़ 30 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, है ना। अगर नहीं हो पाया तो क्या करना है, कैसे करना है? तो दो तरह की चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, एक सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एंड दूसरा सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। तो क्लॉज ए बात करता है उन चार्जेस की जो कि क्रिएट हुए हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, दैट इज़ 2 नवंबर 2018 से पहले जो भी चार्ज क्रिएट हुए हैं उन पर ये क्लॉज ए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजो बोलता है कि आपका जो चार्ज है वो क्रिएशन से 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्टर्ड करवाना है बाय पेइंग द ऑर्डिनरी फीस, ऑर्डिनेंस फीस। ओके, अगर नहीं हो पाया तो आरओसी यहाँ पर आपको 300 डेज़ का एक्सटेंशन देगा फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, है ना। अच्छा, मतलब जो क्लॉज ए में जो चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, मतलब 2/11/2018 से पहले जो चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, 30 दिन में अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करा पाया तो आरओसी आपको 300 दिन का टाइम और देगा। अच्छा, अगर तब भी नहीं करा पाया, 300 दिन में भी नहीं करा पाए, तो जो सेकंड प्रोविजो है इसी सेक्शन का, वो कहता है कि आप एडिशनल फ़ीस पर, जैसी भी जो भी प्रिस्क्राइब की जा रही है, आप एडिशनल फ़ीस पर क्या कर सकते हैं, आपको फिर से टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है ऑफ 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स कब से? 2/11/2018 से, 2/11/2018 से आपको 6 महीने और मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो फ़ीस है वो डिफरेंटली चार्ज की जाएगी फ्रॉम द डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनी। अगर चार्ज आपने 6 मंथ्स में भी रजिस्टर्ड नहीं कराया तो आपके ऊपर सेक्शन 460 एप्लीकेबल होगा, विच सेज़ कि आरओसी के पास जब भी कोई टाइमली फॉर्म फाइल नहीं हो पाता है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंडोलेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके रीज़न से सेटिस्फाइड है तो वो आपको परमिशन दे सकता है ना। और अगर नहीं है तो वहीं के वहीं आपका चार्ज जो है वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझ में आता है कि आपका चार्ज को रजिस्टर कराने का कोई इंटेंशन था ही नहीं, ठीक है। तो ये बात बोलता है सेकंड प्रोविजन।
अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लॉज बी की। क्लॉज बी बात करता है उन चार्जेस की जो कि क्रिएट हुए हैं ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018, मतलब जो कि ऑर्डिनेंस वाला जो वो था, कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 की डेट से, जो डेट है 2 नवंबर 2018 की डेट पर या फिर उसके बाद में क्या हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, उन चार्जेस पर ये क्लॉज भी एप्लीकेबल होता है। अच्छा, ये क्लॉज भी सेम बात बोलता है कि आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन आपको अपना चार्ज जो है रजिस्टर्ड कराना है। अगर आप 30 डेज़ में रजिस्टर्ड नहीं करा पाए तो कंपनी आपको तो आरओसी आपको 60 डेज़ का एक्सटेंशन देगा फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब आपको 30 डेज़ का एक्सटेंशन और मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गए फर्स्ट प्रोविजो की बात। अब सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है? सेकंड प्रोविजो बोलता है कि अगर इन 60 डेज़ में आपने चार्ज रजिस्टर्ड नहीं करा पाया, मतलब आपको जो 30 डेज़ का एक्सटेंशन और मिला था, आपने उसमें भी चार्ज रजिस्टर्ड नहीं करा पाया, तब एडिशनल फ़ीस की पेमेंट करने पर आपको 60 डेज़ का एक्सटेंशन और मिल सकता है। 60 डेज़ तक का एक्सटेंशन आपको आरओसी देगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जब आपने अप्लाई किया जिस डेट पर, उस डेट से आपको 60 डेज़ का एक्सटेंशन और मिल सकता है। ये प्राइस बेस्ड रहेगा, ये वाला जो सेकंड प्रोविजो वाला जो एक्सटेंशन था। अच्छा, अगर चार्ज आपने तब भी रजिस्टर्ड नहीं कराया, ये 60 डेज़ में भी रजिस्टर्ड नहीं करा पाए, तब आपका चार्ज वहीं के वहीं वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज़ वॉट कि अपन इस तरह से चार्ज जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट अपने को मिल सकती है। अच्छा, सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 का थर्ड प्रोविजो क्या बोलता है? हमने फर्स्ट पढ़ लिया। फर्स्ट में क्या था? वो वाले चार्जेस थे जो कि 2/11/2018 के पहले क्रिएट हुए हैं। सेकेंड क्लॉज बी में हमने देखा कि जो 2/11/2018 के बाद में जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो क्रिएट हुए हैं, उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रोविज़न देख लिए। अब थर्ड प्रोविज़न क्या बोलता है? थर्ड प्रोविज़न बोलता है कि कोई भी सब्सिक्वेंट चार्ज है ना, कोई भी सब्सिक्वेंट चार्ज है, वो उसका जो राइट होगा ना, वो उस पर प्रिवेल करेगा ओवर द राइट्स ऑफ द जो पहले जिन्होंने चार्ज क्रिएट करा, लेकिन उनका जो टाइमली रजिस्टर्ड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बैंक ए है और बैंक बी है, बैंक ए ने ए लिमिटेड को लोन दिया और उसका जो और बैंक ए लिमिटेड ने उसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया, तो ये जो चार्ज है वो टाइमली रजिस्टर्ड नहीं हो पाया, लेकिन बैंक बी ने भी लोन दिया जिसका चार्ज टाइमली रजिस्टर्ड हो गया और बैंक ए से पहले रजिस्टर्ड हो गया, तो बैंक बी का जो राइट होगा वो ज़्यादा होगा किससे? बैंक ए से। मतलब जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो बैंक बी को उसका पैसा पहले मिलेगा, ए से पहले मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो चार्ज था वो टाइमली रजिस्टर्ड था, बैंक बी का नहीं था। लास्ट प्रोविजो बोलता है कि ये जो सेक्शन 77 है, 77 सबसेक्शन 1 है, ये उन चार्जेस पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ में क्रिएट किए गए हैं, उसके लिए कोई अलग प्रोविजंस होंगे। सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के टाइम लिमिट के एक्सटेंशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के इशू की। मतलब जब भी कोई चार्ज या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज रजिस्ट्रार के पास में ड्यूली रजिस्टर्ड हो जाता है, तब जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर मॉडिफिकेशन है वो रजिस्ट्रार इशू करता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है फॉर्म नंबर CHG2 जो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए है, और फॉर्म नंबर CHG3 जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस के लिए है। तो इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो आरओसी है वो रजिस्ट्रेशन को सर्टिफाई कर देता है चार्ज के। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट है जो आरओसी इशू कर रहा है, ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि जो रिक्वायरमेंट है चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 6 के जो रिक्वायरमेंट है और जो भी रूल्स इसके अंडर में बने हुए हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। पूरे रिक्वायरमेंट्स के साथ में इन्होंने कंप्लाई किया है। ये सर्टिफिकेट उस चीज़ का एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट जो हमने पढ़ा है अभी तक रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।